हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर हम इस चैप्टर के ये 9 पॉइंट सही तरीके से पढ़ लें, सही तरीके से समझ लें, तो ये पूरा चैप्टर जो है हम आसानी से कर पाएंगे। तो बिना देरी किए हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है प्राकृत संख्या। देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वे संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। इसकी हमने पिछली कक्षाओं में संख्या रेखा पढ़ी थी, नंबर लाइन पढ़ा था, है ना। और नंबर लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यानी अगर मैं प्राकृत संख्या की संख्या रेखा बनाऊं तो वो कैसे बनेगी कि हमें एक स्केल से एक लाइन खींचनी है। जो यहाँ पर पहला पॉइंट है, उसके बाद हम जितने भी पॉइंट बनाएंगे उनके बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। यानी 1-1 सेंटीमीटर की आप दूरी ले सकते हो। इस प्रकार से कुछ पॉइंट बनाने, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, प्राकृत संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। यानी शुरुआत कहां से होती है, 1 से, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10। इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, है ना। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। फिर दूसरी है आपकी पूर्ण संख्या, है ना। ये संख्या कहाँ उपयोग होगी, हम इसको अभी बाद में पढ़ते हैं। दूसरी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, वे संख्या जो 0 से प्रारंभ हो और अनंत तक चलती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर कितना है, अंतर बस इतना ही है कि इसमें जो हम संख्या रेखा ले रहे हैं, इसके आगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ये चलती रहेगी। तो प्राकृत संख्या में 1 से प्रारंभ होती है संख्या, और पूर्ण संख्या में संख्या कहां से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है। तो बस प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है। फिर जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है पूर्णांक संख्या। देखो, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको ये चैप्टर समझना है, इस चैप्टर को पूरा करना है ना। तो आपको ये सारी चीजें पूरी समझनी पड़ेगी। फिर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में भी क्या होता है कि उसमें प्लस की संख्या भी होती है, 0 भी होता है और माइनस की संख्या भी होती है। यानी जब हम पूर्णांक संख्या की संख्या रेखा बनाएंगे तो इसमें 0 तो होता है बीच में। 0 के अगर हम राइट साइड में जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, तो इधर हमें सारी प्लस की संख्या मिलेगी, और प्लस की संख्या के आगे कभी प्लस का निशान नहीं लगाया जाता है। तो ये सारी आपके प्लस की संख्या हो गई, अनंत तक जाएगी ये भी। यानी यहाँ प्लस का अनंत, अनंत का ये एक निशान होता है, वो आपको ध्यान रखना। ये अनंत का क्या है, सिंबल है। फिर 0 के लेफ्ट साइड में सारी माइनस की संख्या होती है। यानी यहाँ माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, माइनस की 4, ऐसे करके यहाँ माइनस की अनंत संख्याएं हैं। कितनी है, माइनस की अनंत संख्याएं है। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान रखना, यहाँ माइनस की अनंत संख्या है, ठीक है। अर्थात पूर्णांक संख्या जो होती है उसमें प्लस की संख्या भी होती है, 0 भी होता है और माइनस की संख्या भी होती है। यानी इधर तो आपके धनात्मक संख्या होती है और इधर क्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है, नेगेटिव नंबर होता है। और बीच में क्या होता है, बीच में आपका 0 होता है। ये इधर है ना, इधर ऋणात्मक संख्या होती है, बीच में 0 होता है। और ध्यान रखना, 0 ना तो प्लस का होता है और 0 ना ही माइनस का होता है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या जो है, हमने कक्षा 5 से 6 तक पढ़ ली है और कंप्लीट पढ़ ली है। उसमें हमने ये भी बताया कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी संख्या बड़ी होती है, कौन सी संख्या जो है वो बराबर होती है, किसी को कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है, ये सारी चीज़ें जो है हमने सीख ली। लेकिन जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है परिमेय संख्या। तो हमारा जो ये चौथा पॉइंट है वो है परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि क्या इसकी भी संख्या रेखा होगी, बिल्कुल होगी।
इसकी जो संख्या रेखा होगी वो पूर्णांक संख्या ही होगी। इसकी जो संख्या रेखा होगी वो पूर्णांक संख्या ही होगी। इसमें बीच में 0 होगा, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, है ना। ये संख्या इधर माइनस की होगी। अब समझने वाली बात ये है कि परिमेय संख्या की परिभाषा हमने क्या की है कि जो वे संख्या है जो p बट्टा q के रूप में हो, यानी जो भी बट्टे वाली संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसका मतलब है जो ये 1, 2, 3 ये भी परिमेय संख्या है। बिल्कुल है। कैसे कि अगर मैं 1 लिखता हूं तो इसके नीचे मैं बट्टा लगा के 1 लगा दूं तो इसका मतलब है ये कितना है, 1 है। अगर मैं 2 है, 2 को भी मुझे बट्टे वाली संख्या बनानी है तो आप बट्टा 1 कर दो। जैसे 5 है, इसको भी मुझे बट्टे वाली संख्या बनानी है तो इसके नीचे बट्टा 1 कर लो, तो ये p बटा q के रूप में आ जाएगी। यानी अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हमेशा बट्टा 1 रहता है और वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार माइनस का 2 है, उसके नीचे हम अगर बट्टा 1 लगाएंगे तो ये क्या है, माइनस का 2 ही है। तो ये थोड़ा आप छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान रखना और याद ही कर लेना, है ना। तो ये जो है अब हमें पता करना है कि इसमें भी क्या बट्टे वाली संख्या है, बिल्कुल है। देखो 0 और 1 के बीच में क्या होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है आधा। आधा मतलब 1/2। इसी प्रकार 2 और 3 के बीच में कितना होता है, 2 और 3 के बीच में होता है 1 सही 1/2, यानी 1 तो पूरा और आधा ज्यादा। इसे हम कैसे लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, यानी 2 और 1 के बीच में क्या होता है, 3/2। इसी प्रकार अगर मैं 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्या ढूंढना चाहूं तो मुझे वो भी मिल जाएगी। ध्यान रखना 0 और 1 के बीच में बहुत सारी ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये सारे बट्टे वाली संख्याओं के पॉइंट होते हैं। तो किसी भी संख्या रेखा में आपको परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो अब जो है हमें परिमेय संख्याओं के बारे में और विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म है, हमारा 5वां पॉइंट, परिमेय संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं वो हमें समझने हैं, है ना। तो देखो परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म हैं वो क्या क्या है, इन्हें जानना जरूरी है। तो परिमेय संख्याओं को हमें जानने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनको घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे हम भाग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने कक्षा 7वीं में पढ़ी थी, लेकिन एक बार वापस हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो परिमेय संख्या कोई भी हो, जैसे मान लो मेरे पास है 3/2 और मुझे इसमें जोड़ना है 5/2, तो हम जानते हैं इसको कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम से। अच्छा इसका एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम है 2, है ना, क्योंकि दोनों के पहाड़े में 2 आ रहा है। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 2 आया, 2 एकम 2 यानी 1 बार। तो 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आया, 3। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 एकम 2, तो 1 का गुणा 5 से करो तो कितना आएगा, 5। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो गया, 8/2, है ना। तो इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी, जोड़ हो जाएगी। इसी प्रकार इसको हम घटा भी सकते हैं एलसीएम से, जैसे 3/2 माइनस 5/2, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर ऊपर आएगा 3, यहाँ आएगा माइनस का 5। अब 3 में से माइनस का 5 गया तो कितना बचा, माइनस का 2। ध्यान रखना क्योंकि माइनस का बड़ा है। 7वीं कक्षा में जो पूर्णांक संख्या है वो वाला चैप्टर आपको याद आना चाहिए। और ये हमारा जो परिमेय संख्या है इसको इससे समझकर हमें करना है। तो माइनस का 2 और नीचे भी कितना है, 2, तो इसका उत्तर आया 8/2, इसका उत्तर आया माइनस के 2/2। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना ये सब हमको आना चाहिए। अब गुणा कैसे करते हैं कि भाई यही उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/2 और दूसरा है 5/2। अब इनको गुणा कराना है तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, ऊपर गुणा 5×3 = 15 और नीचे गुणा 2×2 = 4, तो ये इसका गुणा हो गया। अब हमें इसका भाग करना है, तो यहाँ है 3/2, यहाँ है 5/2। अब इसका हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग में मैंने बताया था कि ये कितना है, 3/2। अब भाग के निशान को क्या बना दो, गुणा बना दो, और ये जो संख्या है इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 2/5। तो इस प्रकार से हमें भाग करना है। भाग करने के लिए क्या करना कि पहली संख्या को वापस लिख दो,
भाग को गुणा बना लो, और ये जो पीछे वाली संख्या है इसको उल्टा कर दो, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब अगर ऊपर नीचे कटता है, ये इसमें भी 2 का पहाड़ा एक बार, इसमें भी 2 का पहाड़ा एक बार, अब कट गया तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, तो 3 एकम 3 बट्टा 5 एकम 5, तो हमारा उत्तर हो गया 3/5। तो ऐसे हमें भाग करना है, ऐसे हमें क्या करना है, भाग करना है। देखो अगर आपने 7वीं कक्षा के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में 7वीं कक्षा के चैप्टर 1 से लगाकर 9 तक के सारे चैप्टर डाल दिए हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो जो कक्षा 9 में पढ़ता है तो आप उसे वो वीडियोस बता सकते हो। आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है, उसे आप देखकर आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। तो इस प्रकार से जो है परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग होता है। अब परिमेय संख्या के जो गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है कि जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं, यानी परिमेय संख्याओं का जब हम योग करते हैं, तो उन परिमेय संख्याओं का जो योग करने पर जो हमें दूसरी संख्या है, क्या वो भी हमें परिमेय संख्या मिलेगी क्या? अगर वो भी हमें परिमेय संख्या मिलती है तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या योग के लिए क्या है, समवृत्त है। परिमेय संख्या योग के लिए क्या है, समवृत्त है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले योग लेते हैं, ठीक है। योग के लिए अगर हम परिमेय संख्या समवृत्त है या नहीं, तो बिल्कुल है, हाँ। अब कैसे, तो ध्यान देना। अगर मैं एक परिमेय संख्या लेता हूँ 1/2 और दूसरी परिमेय संख्या लेता हूँ 3/2, दोनों को जोड़ता हूँ, है ना, तो एलसीएम इसका कितना आता है, 2 आता है। ऊपर कितना, 1 + 3 कितना हो गया, 4/2। तो इसमें भी देखो मुझे बट्टे वाली संख्या ही मिली। भाई परिमेय संख्या को मैंने जोड़ा तो मुझे परिमेय संख्या ही मिली, इसलिए मैं कहूंगा कि परिमेय संख्या योग के लिए समवृत्त है। परिमेय संख्या योग के लिए समवृत्त है। ये इसके हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको आने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जोड़ता हूं तो मुझे पक्का परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। फिर क्या घटाव के लिए भी ये समवृत्त है क्या, व्यकलन के लिए भी ये समवृत्त है क्या, तो बिल्कुल है, हाँ ये समवृत्त है। अगर मैं किसी एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाता हूं तो इसका एलसीएम लेने पर कितना आया, 2। फिर 1 में से 3 गया, कितना बचा, -2/2। तो देखो मुझे बट्टे वाली संख्या ही मिली। तो अगर किसी एक परिमेय संख्या से मैं दूसरी परिमेय संख्या घटाता हूं तो मुझे वापस परिमेय संख्या ही मिलती है। इसलिए में हम कहेंगे कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जो है वह घटाव के लिए, किसके लिए, घटाव के लिए समवृत्त है। देखो राइटिंग मत देखना, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आप मुझसे अच्छी लिख सकते हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझना है ना। फिर गुणा के लिए समवृत्त है या नहीं वो देखना है हमें, तो गुणा के लिए भी समवृत्त होती है, ध्यान रखना, है ना। गुणा के लिए भी क्या होती है, समवृत्त होती है। कैसे, कि अगर मैं एक परिमेय संख्या लेता हूँ 1/2, दूसरी लेता हूँ 3/2, दोनों का गुणा करो तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो मुझे क्या मिला, परिमेय संख्या ही मिली, है ना। तो हम कहेंगे परिमेय संख्या गुणा के लिए क्या है, समवृत्त है। गुणन के लिए भी समवृत्त है, यानी हम परिमेय संख्याओं को गुणा कर सकते, लेकिन भाग के लिए नहीं होता। अब इसको समझना कैसे, भाग के लिए समवृत्त नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मैं एक संख्या लेता हूं 1/2 और दूसरी संख्या लेता हूं मैं 0, और दोनों का अगर मैं भाग करूं तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे /1 लगा सकता हूं, अभी बताया था मैंने। गुणा कैसे करेंगे, कि ये है 1/2, भाग को बनाओ गुणा, इसको करो उल्टा, तो 1 ऊपर और 0 नीचे। अब ऊपर गुणा 1, नीचे गुणा 2 का गुणा 0 से। देखो किसी भी संख्या का गुणा जब 0 से करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 आएगा। अगर आप 550 का गुणा 0 से करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। और इसकी परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, परिभाषा है वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो p/q, और ये जो नीचे वाली संख्या है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए।
और यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए हम कहेंगे जो परिमेय संख्या है वो भाग के लिए, किसके लिए, भाग के लिए कभी संवृत नहीं होती, के लिए संवृत नहीं है, संवृत नहीं है। देखो ये नियम है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो तो गारंटी देखना ही पड़ेगा। अगर आपको चैप्टर समझना है तो आपको पूरा जो है ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो हमारा जो ये 5वां पॉइंट था परिमेय संख्याओं का गुणधर्म, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 6 पॉइंट है क्रम विनिमय तथा साहचर्य का नियम। तो देखो ये क्रम विनिमय क्या होता है, इसको समझो। क्रम विनिमय होता है क्रम को बदलना। जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ली, परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमयता का नियम तो ये है कि जैसे मैंने अगर कोई एक परिमेय संख्या ली a बटा b, कोई भी हो सकती है, वो 3/4, 5/6, मैंने क्या ले ली, a बटा b। ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये भी बट्टे वाली संख्या, ठीक है। तो a बटा b मैंने ली, तो क्या ये इस a बटा b में मैं कोई संख्या जोड़ता हूं c बटा d, इस a बटा b में मैं कोई संख्या जोड़ता हूं c बटा d, तो इसका जो भी उत्तर आएगा क्या वो उसका बराबर होगा क्या, c बटा d, यानी इसको इधर लिखूंगा और a बटा b को इधर लिखूंगा प्लस a बटा b। यानी मैंने क्या किया, क्रम को बदला, a बटा b पहले इधर था और c बटा d इधर था, तो अब की बार c बटा d मैंने इधर लिख दिया और a बटा b इधर लिख दिया। इसी को कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम, है ना। तो अगर मैं इनका क्रम बदलूं, इनका अगर मैं क्रम बदलूं तो मेरा उत्तर वही आएगा क्या, तो चलो इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने मान लो 1/2 में 3/2 जोड़ा, है ना। अब 3/2 में इधर लिख रहा हूं, तो इधर मैंने लिखा 3/2 और इधर लिख दिया मैंने 1/2, ठीक है। तो अब इसकी जोड़ क्या हुई, 2, 1 + 3, और इसका एलसीएम कितना हुआ, 2, यहाँ प्लस लगा दो, 3 + 1, तो 1 और 3 कितना हुआ, 4/2, और इधर भी 3 और 1 कितना हुआ, 4/2। तो इनकी जोड़ में कोई फर्क आया क्या, इनकी जोड़ में कोई फर्क नहीं आया। इसके लिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए जो क्रम विनिमय है ना, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसके लिए, योग के लिए। लेकिन क्या घटाव के लिए ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। तो घटाव के लिए ऐसा नहीं होगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ लेता हूँ 1/2 - 3/2, और इधर मैं लेता हूँ, इधर अब मैंने ले लिया 3/2 - 1/2, तो देखो पहले 3/2 इधर था, अब 3/2 मैंने इधर ले लिया, यानी मैंने इनका क्रम बदला। भाई योग के लिए तो ये नियम सही आ रहा था, लेकिन क्या घटाव के लिए ये नियम सही आता है क्या, चेक करते हैं। एलसीएम कितना आया, 2, 1 - 3, इसका एलसीएम भी कितना आया, 2, ऊपर 3 - 1, तो 1 में से 3 गया, कितना बचा, माइनस का 2/2, क्योंकि माइनस का बड़ा है। और यहाँ 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2/2। अब 2 में से 2 कट गया तो कितना बचा, 1, ये भी कट गया, कितना बचा, 1। यहाँ है -1 और यहाँ 1, क्या दोनों कभी बराबर होते हैं क्या, ये दोनों कभी बराबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि संख्या रेखा में हमने क्या पढ़ा था, 0 इधर, 1 इधर और माइनस का 1 इधर। तो एक दिल्ली है तो दूसरा आगरा है, दोनों दिल्ली थोड़ी ना है ना, इसलिए दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। और जब दोनों बराबर ही नहीं है तो मैं कहूँगा कि घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। किसके लिए होता है, योग के लिए होता है, लेकिन घटाव के लिए नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको प्रश्न उत्तर में मैं आराम से समझाऊंगा। देखो इसकी जो वीडियोस है, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और दूसरी प्रश्नावली पूरी, वो मैंने अपलोड कर दी है। ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो फिर है गुणन के लिए क्रम विनिमय होगा या नहीं होगा। तो गुणन क्या होता है कि अगर मैं कोई दो परिमेय संख्याओं को गुणा करता हूँ, है ना, अब मैंने इनका क्रम बदल दिया, 3/2 इधर और 1/2 इधर, ठीक है। तो ऊपर गुणा 3, नीचे गुणा 4, ऊपर गुणा 3, नीचे गुणा 4। तो क्रम बदलने पर भी, गुणा के लिए है ना, क्रम बदलने पर भी जो है ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणन के लिए भी सत्य होती है, यानी गुणा हम कर सकते हैं, उसके लिए हम क्रम बदल सकते हैं।
लेकिन भाग के लिए ऐसा नहीं होगा, वो आप ट्राई करना क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो अगला पॉइंट है साहचर्य का नियम। अब साहचर्य केवल मैं योग के लिए बताऊंगा, आप सबके लिए घर पे ट्राई करना आता है या नहीं। साहचर्य का नियम ये कहता है कि अगर मेरे पास 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये तीनों परिमेय संख्या है। अगर मैं एक बार इन दोनों को जोड़ूं फिर अलग से इसको जोड़ूं, ठीक है, फिर दूसरी बार क्या करूं, a प्लस बी प्लस सी, अब की बार इस तीसरे को मैंने अलग कर दिया और इन दोनों को मैंने जोड़ा, तो अब तीसरा अलग हो गया ना। देखो इधर क्या हुआ, इधर जो दूसरे थे इधर वाले दोनों उनको जोड़ा, इसमें क्या किया, जो पहले इधर वाले दो थे उनको जोड़ा, तो क्या इनकी जोड़ बराबर आती है क्या, ये हमें चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ मान लो मैंने लिया 1/2, यहाँ मान लो मैंने लिया 3/2 और यहाँ मैंने वापस 1/2 ले लिया। सी भी मैंने क्या ले लिया, 1/2 ले लिया। यहाँ ए मैंने ले लिया 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, लेकिन अब की बार मुझे इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो पहले जब भी कोष्टक आता है तो कोष्टक हम पहले सरल करते हैं फिर दूसरी चीज सरल करते हैं। तो ये 1/2 पहले कोष्टक सरल करेंगे जब तक एक संख्या नहीं आ जाती। तो इसका लसअप हुआ 2, ये हो गया 3 प्लस 1, 1/2, 3 और 1 4, 4/2। जब एक सिंगल संख्या आ जाएगी तो कोष्टक हट जाएगा, तो ये हो गया 4/2। ठीक है, अब इनका वापस लसअप लेंगे तो आया 2। ठीक है, तो ऊपर 1 प्लस 4, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5/2। तो इसका उत्तर तो मेरे पास आया 5/2। अब इसका उत्तर लाते हैं। तो इधर कोष्टक है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको वापस लिख दो। तो ये है 2, ऊपर 1 प्लस 3 है ना, तो ऊपर हो गया कितना, 4/2। यहाँ हो गया 4/2 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2, 4 प्लस 1, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 5/2। तो इसमें भी 5/2 आया, इसमें भी 5/2 आया। इसका मतलब है कि जो हमारा साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम ये है कि कोई भी 3 संख्या है और उनको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं और दोनों की जोड़ हमेशा बराबर आ जाए तो हम कहेंगे सारे साहचर्य जो है वो योग के लिए समृद्ध है। लेकिन घटाव के लिए ऐसा नहीं होगा, गुणा के लिए वापस ये सही हो जाएगा, भाग के लिए ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये आप घर पे ट्राई करना होगा या नहीं होगा, होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है आपसे तो मुझे कमेंट करना, मैं वापस बताऊंगा इसको। अब है गुणात्मक तत्समक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको 1 नंबर का सवाल हर बार परीक्षा में पूछता है। परीक्षा में क्या पूछता है, देखो जैसे यहाँ है योगात्मक तत्समक तथा योज्य तत्समक, ये 2 पॉइंट है। देखो ध्यान से इसको समझना, बहुत अच्छी चीज है। मेरे पास एक जो संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से प्रारंभ होती है। तो ये 0 जो होता है ना, ये एक एटम बम होता है, ये सबसे बढ़िया चीज होती है गणित के अंदर। तो ये जो 0 होता है, इस 0 के अंदर मैं अगर कोई संख्या जोड़ता हूं, सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं योगात्मक तत्समक, ठीक है। तो अगर इस 0 के अंदर मैं कोई चीज जोड़ता हूं, अगर मैं इस 0 के अंदर किसी संख्या को घटाता हूं, तो मुझे देखो 0 में 1 जोड़ने पर 1 ही मिलेगा और 0 में से 1 घटाने पर -1 ही मिलेगा। अगर मैं 0 के अंदर 50 को जोड़ता हूं तो मुझे 50 ही मिलेगा। अगर मैं 0 में से -50 घटाता हूं तो मुझे -50 ही मिलेगा। यानी 0 के अंदर कोई संख्या जोड़ने पर हमें वही संख्या मिलती है और 0 में से किसी संख्या को घटाने पर हमें वही संख्या मिलती है। अगर मैं ऐसे करूं कि 1 में से 0 को घटाऊं तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं 2 में से 0 को घटाऊं तो मुझे 2 मिलेगा। देखो इधर माइनस है, आपकी बार इधर है, तो ये तो प्लस का है ना, तो मुझे प्लस का ही 2 मिलेगा। तो एक 0 जो होता है, इसलिए इसको कहते हैं योगात्मक तत्समक। इस 0 को क्या कहते हैं, 0 जो है इसको हम कहते हैं योगात्मक तत्समक। ये गणित में योगात्मक तत्समक होता है। गणित में क्या होता है, योगात्मक तत्समक होता है। अब योज्य प्रतिलोम क्या है इसको समझो। योगात्मक तत्समक समझ में आ गया। योगात्मक तत्समक कितना होता है, 0 होता है। अब ये योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको समझो। अगर मेरे पास एक कोई परिमेय संख्या है 3/4, ठीक है, तो मुझे इसका एक ऐसा व्युत्क्रम बताना है जिसमें ऐसी संख्या जोड़ने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी अगर एक संख्या है मेरे पास परिमेय संख्या 3/4, तो मैं इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि इसका उत्तर 0 आ जाए।
तो इसका हमें प्रतिलोम लेना पड़ेगा, यानी उल्टा लेना पड़ेगा। प्रतिलोम का मतलब होता है इसका उल्टा। उल्टा मतलब ये नहीं, योग का उल्टा, योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम चाहिए। कैसा प्रतिलोम चाहिए? योज्य, यानी इसमें जो संख्या जोड़ने पर उत्तर हमारा क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी मुझे इसमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है, यहाँ मैंने एक कोष्टक बनाया है, मुझे इसमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हमेशा याद रखना, अगर ये प्लस की संख्या है तो इसको माइनस की बना लो। इसका योज्य प्रतिलोम माइनस का 3/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 में से 1 को घटाता हूँ तो 0 आता है, 2 में से 2 को घटाता हूँ तो 0 आता है, 3 में से मैं ऐसा क्या घटाऊँ कि 0 आए? तो आप कहोगे -3 घटा दो, 0 आ जाएगा। तो 3/4 में मैं ऐसा क्या घटाऊं, है ना, ऐसा क्या घटाऊं कि 0 आ जाए? तो आपको -3/4 घटा दो, यानी ये प्लस का है तो दूसरा माइनस का ले लो, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि a/b का योज्य प्रतिलोम बताओ, योज्य प्रतिलोम, तो आप सीधा दिमाग लगाना कि a/b में से ऐसा मैं क्या घटाऊं कि उत्तर 0 आए? तो इसमें से इसको ही घटा दो, यानी a/b में से -a/b घटा दो, यानी जो दूसरी संख्या है वो कैसी ले लो? माइनस की, यानी माइनस का a/b ले लो, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 0। तो a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a/b। और अगर मान लो ऐसा हो कि मैंने एक संख्या ली -4/5, बताओ इसमें से मैं क्या घटाऊं कि 0 आए? तो अब ये माइनस की है तो हमें कैसे लेनी पड़ेगी? प्लस की। तो आप इसमें +4/5 ले लो, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 0। यानी -4/5 का जो योज्य प्रतिलोम होगा, का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 4/5, प्लस का 4/5। अगर प्लस का 4/5 है और उसका योज्य प्रतिलोम होगा तो वो क्या होगा? माइनस का 4/5। तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। अब है गुणात्मक तत्समक। अब देखो योगात्मक तत्समक मैंने बताया कितना होता है? 0। लेकिन गुणात्मक तत्समक होता है 1। याद रखना, गुणात्मक तत्समक होता है 1। ये गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक मतलब गुणा करने पर, यानी किसी संख्या, मान लो 3 है, इसको मैं 1 से गुणा करता हूं तो कितना आता है? 3। 5 को 1 से गुणा करता हूं तो अभी कितना आता है? 5, है ना। 26 को 1 से गुणा करता हूं तो कितना आता है? 26। यानी गुणात्मक तत्समक क्या होता है कि किसी संख्या को ऐसी किस संख्या से गुणा करे कि हमें वापस वही संख्या मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। समझ में आया? यानी किसी संख्या को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी, तो इसी को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब है गुणात्मक प्रतिलोम, इसको समझना। एक परिमेय संख्या है 3/4, इसको मैं अगर 1 से गुणा करूंगा तो वापस मुझे कितना मिलेगा? 3/4। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है, इसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, 1 को। अब मुझे चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम यानी 3/4 का ऐसी मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मेरा उत्तर 1 आए। पहला उत्तर 0 आता था तो उसको हम घटाते थे, है ना, प्लस का होता तो माइनस का लेते थे। लेकिन अब मुझे 1 लाना है, तो अगर इस संख्या को मैं ऐसी किस संख्या से गुणा करूं कि मुझे 1 मिले, तो देखो यहाँ कितना है? 3/4। अब इसको उल्टा करो, यहाँ 3/4 को उल्टा करने का मतलब है 4 ऊपर और 3 नीचे। तो अगर मैं यहाँ 4/3 करता हूँ तो देखो ऊपर 4 से 4 कट गया, नीचे से 3 कट गया। तो जब सब संख्या कट जाती है तो उत्तर कितना आता है? 1। तो इधर बचा 1 और इधर है 1, तो आया ना 1। बात समझ में आई? तो यहाँ 1 कब आएगा? यहाँ 1 तब आएगा जब हम उस संख्या को क्या कर दे? ऊपर नीचे उल्टा कर दे, उस संख्या को ऊपर नीचे उल्टा कर दे। तो गुणात्मक प्रतिलोम कब मिलेगा? देखो, अब आपको अगर कोई कहे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, b को ऊपर लेना है, a को नीचे लेना है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि a/b को ऐसी किस संख्या से गुणा करे कि हमें 1 मिलेगा। तो आप कहोगे इसका उल्टा b/a, तो a से a कट गया, b से b कट गया, उत्तर हमारा कितना आया? 1। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब
अंतिम जो है, अंतिम नियम वो है योग तथा व्यकलन पर गुणन का वितरण नियम। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है और ये तो हमको आना ही चाहिए। देखो, योग एवं व्यकलन के लिए गुणात्मक का वितरण नियम जो होता है वो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। क्या होता है वितरण का नियम? तो वितरण का जो नियम है वो होता है कि अगर मैं किसी संख्या a को, जो b है, यानी कि ध्यान देना इधर, अगर मेरे पास 3 संख्या a, b और c, अगर मैं b और c को जोड़ता हूँ और a से इसको क्या करता हूँ, गुणा कराता हूँ, तो इसका गुणा कैसे होता है कि a का b से गुणा होगा, a इंटू बी, फिर यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाओ। a का गुणा c से भी होगा, यानी a गुणा c, फिर a इंटू बी माइनस सी है, यहाँ प्लस था अब यहाँ माइनस है, तो a का गुणा b से होगा, a इंटू बी, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, अब a का गुणा c से भी होगा तो a इंटू सी। तो इसको हम कहते हैं वितरण का नियम। अब ये परिमेय संख्याओं के लिए कैसे करना है तो ध्यान देना। जैसे मान लो मेरे पास 3 संख्या है, एक तो है 1/2 गुणा, दूसरी है 3/2 प्लस 5/2, ठीक है। अब मुझे इसमें वितरण नियम लगाना है, तो 1/2 का गुणा इससे होगा तो होगा 1/2 गुणा 3/2, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ। अब 1/2 का गुणा इससे भी होगा तो ये हो गया 1/2 गुणा 5/2। अब इसको हम सरल करेंगे तो देखो, ऊपर ऊपर गुणा 3, नीचे नीचे गुणा 2। जब भी एक लाइन में प्लस माइनस इंटू सब दिखाई देते तो पहले गुणा करना है फिर प्लस करना है, ठीक है, फिर जोड़ करनी है। तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो नीचे आ गया 4, फिर ये प्लस का निशान, 5 एकम 5, 2 दूनी 4। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4, ऊपर कितना है 3 प्लस 5, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8/4, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर। तो ये जो हमने इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे ये किया ना, इसको हम कहते हैं वितरण नियम। और ये योग तथा व्यकलन दोनों के लिए करना है अपने को। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने कक्षा 8 की प्रश्नावली 1, 2 और आगे की सारी वीडियो कंप्लीट बना ली है। आप ये सारी वीडियो मेरे चैनल विनय क्लासेज में जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।